नमस्कार। भारत का जो ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण आया है, वो सिर्फ कुछ आंकड़ों और चार्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक कहानी सुनाता है। एक ऐसे देश की कहानी जिसकी अपनी ज़मीन तो बहुत मजबूत है, लेकिन उससे बाहर एक बहुत ही मुश्किल, एक तूफानी दुनिया का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया कंफ्यूजन में है, अनिश्चितता में है, और ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण भारत को एक चमकते सितारे की तरह पेश करता है। एक ऐसा देश जिसमें आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। देखिए, सर्वे ने ऑफिशियली भारत की जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की जो स्वाभाविक क्षमता है, उसे 6.5% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया है। अब सुनने में ये ½ % शायद कम लगे, पर देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव सिग्नल है। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मविश्वास आ कहां से रहा है। सर्वे के मुताबिक इसका जवाब है भारत का अपना मजबूत घरेलू इंजन। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस पावरफुल इंजन को कौन कौन से हिस्से मिलकर चला रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की मजबूती की नींव होती है उसकी सरकार की अपनी वित्तीय सेहत। जहां वित्त वर्ष 21 में राजकोषीय घाटा यानी सरकार की आमदनी और खर्च का अंतर 9.2% तक पहुंच गया था, वहीं अब उसे घटाकर 4.4% पर लाने का टारगेट है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर डिसिप्लिन्ड है, जो पूरी इकोनॉमी में एक भरोसा पैदा करता है। पर कहानी सिर्फ सरकारी खजाने तक ही सीमित नहीं है। ये मजबूती आपको इकोनॉमी के हर कोने में नजर आएगी। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी है, महंगाई काफी हद तक काबू में है, हमारे बैंक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और लोन देने को तैयार है। और जीएसटी जैसे जो बड़े रिफॉर्म्स हुए थे, उनका असर अब साफ साफ दिखने लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब सिर्फ हम ही कह रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। साल 2025 तो भारत के लिए क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स का साल रहा है। S&P जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी ने करीब 20 साल में पहली बार भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये एक तरह से दुनिया का हमारी आर्थिक स्थिरता पर ठप्पा लगाने जैसा है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, क्योंकि एक तरफ तो सर्वे हमारी घरेलू ताकत का जश्न मनाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो बाहर की मुश्किल दुनिया को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी देता है। और ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है कि भाई, अगर घर के अंदर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर चिंता किस बात की है। सर्वे कहता है कि असली जोखिम, असली खतरा हमारे घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से है। सर्वे इसे एक पहेली का नाम देता है, रुपया विरोधाभास। यानी एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, हमारी ग्रोथ अच्छी है, महंगाई कंट्रोल में है, फिर भी हमारा रुपया उतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा? जवाब है बाहरी दबाव। विदेशों से पैसा कमा रहा है, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और देश अब सिर्फ व्यापार नहीं, अपनी सुरक्षा को भी पहले देख रहे हैं। और जब सर्वे भविष्य की तरफ देखता है तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक दिखती है। 2026 के लिए वो 3 सिनारियो देता है और कोई भी बहुत अच्छा नहीं है। 90% चांस इस बात का है कि या तो दुनिया ऐसे ही नाजुक बनी रहेगी या फिर और भी बिखर जाएगी। यहाँ तक कि एक बड़े सिस्टमैटिक शॉक यानी एक बड़े वैश्विक संकट का भी 10% का खतरा बताया गया है। तो सवाल ये है कि ऐसी अनिश्चित दुनिया में भारत करे तो क्या करे? सर्वे इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल से देता है। वो कहता है कि भारत को दौड़नी तो एक मैराथन है, एक लंबी रेस, लेकिन दौड़ना उसे एक स्प्रिंट की रफ्तार से होगा। तो अब सिर्फ मुश्किलों की नहीं, इनसे निपटने के रास्ते की भी बात करते हैं। सर्वे सिर्फ खतरों के बारे में बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि वो लंबी अवधि की मजबूती पाने के लिए एक पूरा रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी भी हमारे सामने रखता है। और उस स्ट्रैटेजी का दिल है ये आइडिया। सर्वे बिल्कुल साफ कहता है कि अगर हमें सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, अगर हमें एक स्थिर करेंसी चाहिए, तो उसकी नींव सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बेस पर ही रखी जा सकती है। सर्विस सेक्टर अपनी जगह जरूरी है, पर बड़े पैमाने पर नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग से ही आती हैं। तो इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सर्वे में एक 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी सुझाई है। पहला, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना ताकतवर बनाओ कि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। दूसरा, सरकार को एक उद्यमी या एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना और काम करना होगा। और तीसरा, जो असली और गहरे बदलाव हैं वो राज्यों के लेवल पे करने होंगे।
अब ये जो उद्यमी राज्य वाली बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार खुद बिजनेस करने लग जाए। नहीं, इसका मतलब है सरकार के काम करने के तरीके में बदलाव लाना। एक ऐसी सरकार बनना जो नए आइडियाज को ट्राई करने से डरे नहीं, जो कैलकुलेटेड रिस्क ले और अगर कोई प्रयोग फेल हो जाए तो उससे सीखकर तेजी से आगे बढ़े। और अब आते हैं इस सर्वे के सबसे गहरे, सबसे अहम हिस्से पर। ये सिर्फ अर्थशास्त्र की बात करके खत्म नहीं होता, बल्कि आखिर में एक दार्शनिक सवाल भी खड़ा करता है, जो इन सारी आर्थिक बहसों को एक नैतिक आईना दिखाता है। ये आइडिया हमारे प्राचीन दर्शन से आता है, श्रेयस और प्रेयस के बीच चुनाव का। श्रेयस यानी वो रास्ता जो शायद अभी मुश्किल लगे पर लंबे समय के लिए हमारे लिए भला है, जो सच में अच्छा है। और प्रेयस यानी वो रास्ता जो फौरी तौर पर खुशी दे, जो करने में सुखद लगे लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह हो। और मेरे हिसाब से यही इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का निचोड़ है, इसका सबसे जरूरी संदेश कि एक परिपक्व देश को, एक मैच्योर नेशन को हमेशा प्रेयस की जगह श्रेयस को चुनना होता है। उसे शॉर्ट टर्म फायदों और आसान रास्तों के बजाय उन मुश्किल नीतियों को चुनना होता है जो देश के लिए लंबे समय में अच्छी हों। तो आखिर में ये सर्वे हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इस अनिश्चितता और मुश्किलों से भरी दुनिया में भारत कौन सा रास्ता चुनेगा? प्रेयस का यानी कुछ समय के सुख और आसान रास्तों का, या फिर श्रेयस का यानी मुश्किल लेकिन स्थायी भलाई का रास्ता? इसी एक सवाल के जवाब पर हमारे देश